प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास आगरा, उत्तर प्रदेश से। और आप देख रहे हैं, ये मिथुन लग्न की कुंडली है, कन्या राशि बनी है, चंद्रमा और केतु एक साथ भयंकर ग्रहण में है। मतलब इसे टॉप क्लास का ग्रहण कहते हैं। इसके कारण व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता और मन के एकाग्र होने की स्थिति को कमज़ोर में या कमज़ोरी में जाते हुए देखा जाता है। लग्न का मान 2 अंश का है। इसे बाल्यावस्था का लग्न कहते हैं। इसके कारण कई बार जीवन में छोटी मोटी परेशानियां, स्वास्थ्य और आयु में संकट भी मिलता रहता है। जन्म कुंडली के लग्न द्वितीय और तृतीय भाव खाली हैं। लग्न के अधिपति दशम स्थान में नीच के हैं, जिनका नीच भंग गुरु के कारण हो रहा है, तो ये राजयोग हो जाएगा। धन भाव के स्वामी का चतुर्थ स्थान में आना और गुरु से दृष्ट होना व्यक्ति को धनवान बनाएगा। तृतीय भाव के स्वामी का दशम स्थान में आना और राहु के संग और गुरु के संग बैठना मेहनत करने वाला और मेहनत में सकारात्मक भाव रखने वाला। चतुर्थ स्थान में भयंकर ग्रहण व्यक्ति की निद्रा और माता को संकट, माता से कष्ट या माता को स्वास्थ्य में परेशानी भी देखने को मिल जाती है। जबकि वहाँ पे चंद्रमा 17 हंस 25 कला के अपने नक्षत्र में बैठे हैं, हस्त नक्षत्र में, और केतु भी 17 हंस 52 कला के साथ हस्त नक्षत्र में बैठे हैं। हस्त नक्षत्र वैसे तो चंद्रमा का नक्षत्र होता है, पर इसके अधिपति जो देवता हैं वो भगवान सविता अर्थात सूर्य हैं। तो ओम सवित्रे नमः इस मंत्र का जप व्यक्ति को करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हो सके तो चिरचीटे की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए, या पीपल के वृक्ष की जड़ भी गले में धारण करना चाहिए शनिवार को। पंचम स्थान के अधिपति का नवम स्थान में बैठना महान राजयोग बनेगा, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में धन और सांसारिक सुख मिलता रहेगा और उसका संपूर्ण लाभ भी मिलता रहेगा। छठवें स्थान में वृश्चिक राशि बनी है, जिसके अधिपति मंगल 12वें भाव में बैठ करके उन्हें देख रहे हैं। मंगल के कारण और शनि के कारण इस कुंडली में विपरीत राजयोग बनेगा। शनि वक्री हुए हैं 27 अंश के, इस वजह से वो 100% यहीं का परिणाम करेंगे जहां वो बैठे हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं और बुध जन्म कुंडली में बैठे हैं उत्तरा भाद्रपद में, शनि के नक्षत्र में। इसका अर्थ होगा कि शनि और बुध का जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, ये दोनों ग्रह आपस में एक तो मित्र होते भी हैं और आपस में नक्षत्र परिवर्तन करके और भी ज़्यादा प्रगाढ़ मैत्री कर रहे हैं। यहाँ पे शनि और बुध का जो परिवर्तन है और साथ ही साथ चंद्रमा और गुरु का जो संबंध है, और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो केंद्र में गुरु का होना कई सारे राजयोगों का निर्माण कर रहा है। सप्तम और अष्टम स्थान बिल्कुल खाली हैं, जहाँ सप्तम भाव के स्वामी केंद्र में अपनी राशि के दाम्पत्य का संपूर्ण लाभ और सुख दे रहे हैं। उसके साथ साथ अष्टम स्थान के अधिपति शनिदेव जन्म कुंडली में छठे में बैठ करके वापस अष्टम को देख करके व्यक्ति को अच्छी आयु लेकिन जीवन में विषम परिस्थितियों का निर्माण भी करा रहे हैं, क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति शनि के ऊपर मंगल छठवें भाव के अधिपति होकर के विपरीत स्थितियों का निर्माण, जिसमें कई बार व्यक्ति ऋण में जाता है, उसके काम विलंब से होते हैं, शत्रुता बनी रहती है, भाई के दोस्त, दुश्मन के भाई, नौकर के भाई, नौकर के दोस्त या भाई का नौकर, ये सब से व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। वात जनित समस्या इस कुंडली को परेशान कर सकती है। नवम स्थान के अधिपति का छठे स्थान में जाना भाग्य भंग योग लगाएगा, लेकिन पंचम भाव के अधिपति का नवम में जाना भाग्यशाली योग बनाएगा। मतलब यहाँ पे दोनों ही चीज़ें बैलेंस हो जा रही हैं। जबकि दशम स्थान में अगर गुरु यहाँ बैठे हैं बुध के साथ जो लग्नेश हैं, तो व्यक्ति वर्कहलिक है, काम करने वाला है, कामकाजी है और बहुत पराक्रमी प्रतापी है, चरित्रवान है, बेहतरीन है, मधुर संबंधों को विकसित करने वाला है, किसी से झगड़ा करने वाला नहीं है। और गुरु केंद्र में द्विस्वाभाविक राशि में बैठे हैं, उभयोदय राशि में बैठे हैं, और लग्न मिथुन का बना है, लग्नेश भी उभयोदय राशि में बैठे हैं, चंद्रमा कन्या राशि में बैठे हैं। इस वजह से यहाँ पे जो स्थिति बनी है, इसमें व्यक्ति की अवस्थागत वृद्धावस्था बहुत अच्छी बीतेगी और साथ ही साथ तरुण अवस्था के बाद भाग्य उदय का योग ज़्यादा लगेगा। मैं यहाँ रोक करके आपको शनि के बाद जो शुक्र बैठे हैं वो 24 अंश के बैठे हैं,
पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, और गुरु उत्तरा भाद्रपद में बैठे हैं शनि के नक्षत्र में। बुध गुरु उत्तरा भाद्रपद यानी कि शनि के नक्षत्र में, जबकि सूर्य और राहु रेवती नक्षत्र में बैठे हैं। रेवती नक्षत्र बुध का होता है, बुध वहीं बैठे हैं, पर लग्नेश होकर के दशम स्थान में बैठे हैं, तो व्यक्ति के पास काम काज रहता है, पर कई बार अचानक से उसे खाली भी बैठना पड़ता है, और ऐसा बुध के कारण भी हो सकता है। मिथुन लग्न पृष्ठोदयी राशि है, मिथुन राशि पृष्ठोदयी राशि है, इस वजह से शीर्षोदयी राशि है, क्षमा करें, शीर्षोदयी राशि है। इस वजह से यहाँ व्यक्ति की जो प्रोग्रेस है वो बड़ी जल्दी प्रोग्रेस कर जाता है। जितनी जल्दी व्यक्ति बुद्धिमानी से निर्णय लेता है, जितनी जल्दी धन कमाने के बाद अपने आप को सुविधाओं से युक्त रखता है, ये सारी चीज़ें इस कुंडली के लिए बड़ी सामान्य बात है। मिथुन का अर्थ होता है मैथुन प्रिय होना और जल्दबाजी प्रवृत्ति का होना। लग्न पे किसी भी शुभ या पाप ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। लग्नेश गुरु और सूर्य के संपर्क में है, इस वजह से जातक चरित्रवान होगा। जबकि सूर्य 29 अंश के थोड़े कमज़ोर हो रहे हैं, राहु 17 अंश के हैं, सामान्यतया राहु की दशा बहुत अच्छी बीतेगी। दशम स्थान के राहु भाव के अधिपति के साथ योग कारक हो जाएंगे, तो राजाओं की भांति परिणाम देने वाले होंगे। बुध 6 अंश के बैठे हैं और गुरु 16 अंश के बैठे हैं। यहाँ पे कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त नहीं हो रहा है। ये इस कुंडली की सबसे अच्छी बातों में से एक बात है कि कुंडली में कोई भी ग्रह अस्त नहीं हुआ है, ये सबसे बेहतर बात है। नवमांश चक्र तुला का बना है, जो लग्न कुंडली के पंचम भाव के स्वामी हैं। लग्न कुंडली के लग्नेश ही दशमांशा चक्र के लग्नेश बनते हैं। ये दोनों स्थितियां कुंडली को बहुत बेहतर ले जा रही हैं। नवमांश कुंडली में लग्न के अधिपति का स्वग्रही होना और स्वग्रही मंगल का बैठना, मंगल का द्वितीय भाव को देखना और द्वितीय भाव में गुरु का बैठना, जो छठवें भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं। इस वजह से विवाह में मतभेद तो है, पर सामान्यतः उसका कोई विशेष विस्तृत बुरा परिणाम नहीं है। 12वें भाव में बुध स्वग्रही, इस वजह से व्यक्ति का बुध ठीक है। इसके कारण दाम्पत्य, परिवार, शारीरिक सुख और ऋण में न रहने की स्थिति कुंडली को बता रही है। जन्म कुंडली के छठे भाव में शनि यहाँ बैठे हैं, जन्म कुंडली के छठे भाव में शनि यहाँ बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में कोई भी शत्रु और कोई भी विषम परिस्थिति बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाती है। दशमांशा चक्र में भी अगर आप देखेंगे तो शनि का संबंध जन्म कुंडली के पंचम भाव से है, शनि का संबंध पंचम भाव से है, और जन्म कुंडली में पंचम भाव का संबंध शनि की राशि से है। तो पंचम भाव से जब कभी भी शनि का संबंध बनता है या पंचमेश जब कभी भी शनि के संपर्क में जाते हों, तो व्यक्ति को यश, मान, पद, प्रतिष्ठा थोड़े विलंब से मिलते हैं, पर वैसे उसके जीवन में कोई भी विषम परिस्थिति उसका आत्मविश्वास और उसका संतुलन बिगाड़ नहीं पाती है। दशमांशा कुंडली में शुक्र और चंद्रमा का पंचम भाव में बैठना केतु के साथ अनुभवी बनाते हैं। दशमांशा कुंडली में केंद्र का खाली होना करियर को उतार चढ़ाव से युक्त रखते हैं, और कई बार व्यक्ति के जीवन में जो लाभ होता है, यहाँ देखिए शनि, मंगल, राहु, केतु सब एक साथ बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति को तपना पड़ता है, जलना पड़ता है, आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दशमांशा कुंडली का केंद्र बिल्कुल खाली है। क्लियर है? यहाँ रोक करके मैं अब आपको इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूँ। अब यहाँ से आगे बढ़ के मैं आपको, जन्म होता है जातक का चैत्र माह में। ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं और उनको ना बहुत गंभीरता से चीज़ों को पकड़ने का बड़ा शौक होता है। मतलब वो चीज़ों को आसानी से जाने नहीं देते। और उत्तरायण में जन्मे होने से, चैत्र माह में उत्तरायण, जितने भी शुभ ग्रह हैं, शुक्र, बुध, गुरु और चंद्रमा, ये सारे के सारे शुभ ग्रह श्रेष्ठ परिणाम देने वाले होते हैं। अगर यहाँ पे कहीं गड़बड़ी हो रही होगी तो व्यक्ति के अपने कर्तव्यों के कारण या उसके अपने पराक्रम के कारण कुंडली बड़ी अच्छी साबित हो रही है। अभी तक सोमवार को जन्मे हैं, वारेस, चंद्रमा दिग्बली हैं, चंद्रमा कन्या राशि का निर्माण कर रहे हैं, दिग्बली हैं और शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के पूर्णेंदु हैं। अब इससे बढ़िया बात तो चंद्रमा के लिए कुछ होती नहीं है। ग्रहण में है, इस कारण से व्यक्ति का मन अव्यवस्थित है और वो जल्दी ही असंतोषी प्रवृत्ति को प्राप्त कर जाता है। पर वैसे चंद्रमा के पास बल संपूर्णतया है। क्यों है? क्योंकि गुरु, सूर्य और बुध 3 ग्रहों का प्रभाव है। भाव के अधिपति भाव को देख रहे हैं, जिस भाव में बैठे उस भाव का अधिपति उन्हें देखा। गुरु से केंद्र में लग्नेश और चंद्रमा दोनों आपस में एक दूसरे से, ये कुंडली यशस्वी है और बहुत भाग्यशाली है। हस्त नक्षत्र, ओम सवित्रे नमः,
व्याघात योग, इसमें चोट लगने के योग बनते हैं। वैश्य वर्ण और देवगण के कारण व्यक्ति व्यापारिक मानसिकता का होता है। शुभ नक्षत्र हस्त, कोई भी काम करना हो तो हस्त नक्षत्र में दान करना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी, मृगशीरा और साथ ही साथ उत्तरा फाल्गुनी के साथ आर्द्रा किसी भी काम को करने के लिए बहुत उत्तम रहेंगे। इसके अतिरिक्त वार, बुधवार और शुक्रवार का बहुत अच्छा है। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली पूरब और उत्तर दिशा में जा सकती है। इसके अतिरिक्त और भी मैं चीज़ें अगर आपको बताऊं तो मारक इस कुंडली के लिए चंद्रमा पे राहु और केतु का प्रभाव है। इस वजह से चंद्रमा में राहु और केतु की दशा मारक सिद्ध होगी। मंगल के कारण व्यक्ति के जीवन में विषम परिस्थितियों का निर्माण होगा मित्रों के कारण, और वो कई बार व्यक्ति को चोट चपेट की घटनाओं से युक्त रखेंगे। शुक्र की दशा बहुत अच्छी जाएगी। गुरु, बुध और सूर्य की दशा भी बहुत अच्छी जाएगी। चंद्रमा और केतु के ग्रहण के कारण व्यक्ति का मन अव्यवस्थित रहेगा। घर की सफाई खुद से करनी चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। और शास्त्रकार लिखते हैं, आश्रित्य चंद्र से बला बलानी, ग्रह प्रयक्षंत शुभा शुभानी। इसका अर्थ होता है चंद्रमा पे सारे ग्रहों का बल आश्रित होता है। हमें चंद्रमा को कंट्रोल करना है। चांदी के बर्तन का दान, तांबे के नाग का दान शिवलिंग को अर्पित करें। इसके साथ नियमित दिनचर्या का पालन। इसके अतिरिक्त अपने घर परिवार में जहां आप रहते हैं वहां पे जल के संचयन की उपस्थिति और उसकी बर्बादी न हो। दुश्मनों से कभी भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप दूसरों की जिम्मेदारी लेकर के कई बार अपने आप को विषम परिस्थितियों में उलझा सकते हैं। ऋण में ये कुंडली जा सकती है, ऐसा हमें दिखाई देता है। दशमांशा कुंडली में थोड़ी बहुत कमजोरी करियर को लेकर के भी दिखाई दे रही है। वैसे ये कुंडली नौकरी करने वाली ज़्यादा साबित हो रही है। व्यापारिक योग नौकरी के साथ साथ लगे हुए हैं। बड़े छोटे भाई बहनों से धन इस कुंडली में कमाया जा सकता है। पिता को ये कुंडली धन देने वाली साबित हो रही है, ऐसी स्थिति बन रही है। होरा चक्र के आधार पर आपकी कुंडली में शुक्र, मंगल और बुध की दशाएं बहुत अच्छी जाने वाली नजर आ रही हैं, जबकि चंद्रमा, गुरु, राहु, सूर्य और शनि की दशाएं मेहनत करके धन कमाने वाली बना रही हैं। बुध और शुक्र के साथ चंद्रमा और शनि की दशा काल में भवन, भूमि, वाहन से संबंधित कोई भी निर्णय खरीदने या बेचने के लिए जा सकते हैं। माता और पिता में से दोनों के पास आयु अच्छी दिखाई दे रही है। पिता के पास स्वास्थ्य से संबंधित समस्या और माता के पास स्वास्थ्य से संबंधित समस्या थोड़ी थोड़ी है। संतान का सुख इस कुंडली में 100% है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। ये कुंडली धनवान है। लग्नेश का दशम स्थान में गुरु के साथ बैठना धन योग, धन भाव के स्वामी का चतुर्थ स्थान में बैठना धन योग, तृतीय भाव के स्वामी का दशम स्थान में बैठना धन योग, चतुर्थ भाव के स्वामी का चतुर्थ को देखना धन योग, पंचम भाव के स्वामी का नवम में बैठना महान भाग्यशाली, छठवें भाव के स्वामी का छठवें भाव को देखना महाधनी योग, सप्तम भाव के स्वामी का स्वग्रही होना महाधनी योग, अष्टम भाव के स्वामी का अष्टम को देखना आयु से संपन्न और काम करना, अपनी दशा काल में लाभ देना, नवम भाव के स्वामी का छठे में जाना भाग्यशाली भाग्य भंग योग, दशम स्थान के अधिपति का दशम स्थान में बैठना हंस योग, एकादशवें भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में जाना अपने भाव से धन योग, और 12वें भाव के स्वामी का नवम भाव में जाना धन का गलत जगह पे इस्तेमाल नहीं करने का एक योग लग जाता है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या इस कुंडली में हड्डियों से संबंधित परेशानी हो सकती है और वात जनित परेशानी जातक को हो सकती है। आंखों पे चश्मे, आंखों से पानी आने का खतरा इस कुंडली में हो सकता है। अभी वर्तमान में आपको जो दशा चल रही है वो गुरु की चल रही है। इसमें 2030 के अप्रैल से लेकर के 2032 के सितंबर तक की दशा में हमें सावधान रहना होगा अपने स्वास्थ्य और अपने कारोबार को लेकर के। शनि की दशा आरंभ होगी, उसी समय एक लाजवर्त धारण करना होगा और घर में अगर हो सके तो उस दौरान महामृत्युंजय वगैरह का जप करवा देना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव पे केतु और शनि दोनों का प्रभाव है और साथ ही साथ अष्टमेश पे मंगल का भी प्रभाव है। इस वजह से जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे शनि, मंगल, राहु, केतु का प्रभाव पड़ जाए तो हमें उनकी दशा शुरू होने से पहले ही महामृत्युंजय या दुर्गा सप्तशती वगैरह जरूर करना चाहिए। चंद्रमा हस्त नक्षत्र में बैठे हैं। अशोक के वृक्ष के साथ साथ जामुन और पीपल के वृक्षों का लगाना सर्वोत्तम होगा। क्लियर है? रत्न आपकी कुंडली में आप जीवन पर्यंत धारण कर सकते हैं। बुद्ध का रत्न पन्ना, और अभी के हिसाब से सिर्फ पन्ना ही इस कुंडली में बनता है।
मित्रता तुला और कुंभ वालों से बहुत अच्छी रहेगी। गुरु की दृष्टि धन, चतुर्थ और छठे भाव पे है। इस वजह से व्यक्ति न्याय और लॉ के क्षेत्र में भी सफलता अर्जित कर सकता है। अंक आपकी कुंडली के लिए 4 और 7 बहुत अच्छे रहेंगे। 1 अंक भी आजमाया जा सकता है। रंग आपकी कुंडली के लिए सफेद और चांदी का रंग बहुत अच्छा रहेगा। शुभ राशियां तुला और कुंभ हैं। शत्रुता धनु, मेष और मीन वालों से, धनु, मेष और सिंह वालों से कभी ना करें। क्लियर है? नौमांश कुंडली में जो मंगल बैठे हैं वो ठीक हैं, पर सूर्य और शनि के कारण कभी कभी पत्नी से मतभेद दिखाई दे रहा है। गुरु यहाँ संबंधों की लॉन्जिविटी को दिखा रहे हैं और कभी कभी दारिद्र दोष भी पैदा कर रहे हैं। तो यहाँ मंगल के कारण दारिद्र हो रहा था और यहाँ गुरु के कारण दारिद्र हो रहा है। इसका अर्थ होगा कि जब जब गुरु और मंगल एक्टिव होंगे तो उनकी दशा में हमें बहुत बड़ा निर्णय लेना या धन का कहीं बड़े जगह पे इस्तेमाल करना सावधान होकर के ही करना होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।